12 साल का विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, लुकास सिंक्लेयर और डस्टिन हेंडरसन के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद घर लौटते समय गायब हो जाता है। उसकी परेशान माँ जॉयस बायर्स को लगता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और शहर का पुलिस चीफ जिम हॉपर यह केस लेता है। शहर से ज्यादा दूर नहीं, एक सीक्रेट सरकारी लैब कुछ भयानक छुपा रही है और वहीं से एक छोटी लड़की भाग निकलती है, सिर मुंडा हुआ, हॉस्पिटल गाउन पहने और हाथ पर 11 नंबर का टैटू। वह मुश्किल से बोल पाती है, लेकिन उसके पास शक्तियां हैं, टेलीकिनेसिस, और उसकी आंखों में एक डरावना भाव है। लड़कों को वह जंगल में छिपी हुई मिलती है और वे उसे 11 नाम देते हैं। साथ मिलकर उन्हें पता चलता है कि विल सामान्य तरीके से गायब नहीं हुआ है। वह एक आईने जैसी दुनिया में फंस गया है, जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं, और यह जगह एक ऐसे जीव से भरी है जिसे वे डेमोगोर्गन नाम देते हैं। जॉयस हार मानने से इनकार कर देती है। वह टिमटिमाती क्रिसमस लाइटों के जरिए अपने बेटे से बात करती है, जबकि हॉपर उस लैब और उसके मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रेनर के पीछे का सच उजागर करता है। इस बीच माइक की बड़ी बहन नैन्सी व्हीलर और विल का भाई जोनाथन बायर्स भी अपनी खोज शुरू करते हैं, जब नैन्सी की दोस्त बार्ब गायब हो जाती है। नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन, जो पहले तो एक टिपिकल हाई स्कूल जर्क है, वह भी इस अफरा तफरी में खिंच जाता है। नैन्सी और जोनाथन को मॉन्स्टर के छिपने की जगह का पता चलता है। जॉयस और हॉपर विल को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में घुसते हैं, जबकि 11 डेमोगोर्गन का आमने सामने मुकाबला करती है। वह उसे खत्म कर देती है, लेकिन उस धमाके में खुद भी गायब हो जाती है। विल जिंदा घर लौट आता है, लेकिन कोई अंधेरी चीज उसका पीछा करते हुए वापस आ गई है। 1 साल बाद हॉकिंस पहले जैसा नहीं है। कद्दू रातों रात सड़ रहे हैं और विल को एक विशाल परछाई वाले मॉन्स्टर के डरावने सपने आ रहे हैं, जिसे माइंड फ्लेयर कहा जाता है। जॉयस अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब के साथ अपनी जिंदगी फिर से बसाने की कोशिश कर रही है, जो शहर का सबसे प्यारा इंसान है। हॉपर ने 11 को सीक्रेट तरीके से एक केबिन में छिपा रखा है, उसे सुरक्षित रखते हुए। 11 पहली बार सीख रही है कि परिवार कैसा महसूस होता है। स्कूल में एक नई लड़की आती है जिसका नाम मैक्स मेफील्ड है। वह स्केटबोर्ड चलाती है, गेमर है और आते ही लड़कों के ग्रुप की डायनामिक्स को चुनौती देती है। वह अपने हिंसक सौतेले भाई बिली हारग्रोव को भी साथ लाती है। जहां 11 अपने अतीत और अपनी मां के बारे में और जानती है, वहीं माइंड फ्लेयर जमीन के नीचे सुरंगों के जरिए और खुद विल के जरिए हॉकिंस को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। डस्टिन एक अजीब छोटे जीव को गोद ले लेता है, जिसका नाम वह डार्ट रखता है, जो बड़ा होकर एक बेबी डेमोगोर्गन बन जाता है। मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। बॉब सबकी जान बचाते हुए हीरो की तरह मारा जाता है और 11 पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटती है। हॉपर के साथ मिलकर वह गेट को बंद कर देती है और अपसाइड डाउन को सील कर देती है। विंटर डांस में सब कुछ फिर से नॉर्मल लगता है, लेकिन अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर अभी भी हॉकिंस पर मंडरा रहा है। 1985 की गर्मियों तक हॉकिंस एक बार फिर बदल गया है। एक नया चमकदार स्टारकोर्ट मॉल खुल गया है और उसके नीचे एक सीक्रेट रशियन बेस है, जो अपसाइड डाउन का गेट फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है। स्टीव हैरिंगटन, जो अब सुधर गया है और स्कूप्स अहॉय में काम करता है, अपनी मजाकिया को वर्कर रॉबिन बकली और हमेशा जिज्ञासु रहने वाले डस्टिन के साथ मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करता है, और लुकास की छोटी बहन एरिका भी उनके साथ हो लेती है। इस बीच माइंड फ्लेयर को एक नया होस्ट मिल जाता है, बिली। वह उसकी कठपुतली बन जाता है और शहर के लोगों को पिघलते मिलते मांस में बदलकर अपने शरीर को फिर से बनाने की कोशिश करता है। जॉयस और हॉपर रहस्यमयी मैग्नेटिक गड़बड़ियों की जांच करते हुए एक रशियन ऑपरेशन में पहुंच जाते हैं और उन्हें एक दयालु साइंटिस्ट एलेक्सी मिलता है, जिसे बस एक चेरी स्लर्पी पीनी है। स्टारकोर्ट मॉल में सब कुछ टकराता है। बच्चे पटाखों से मॉन्स्टर से लड़ते हैं। बिली इतनी देर के लिए आजाद होता है कि वह मैक्स और 11 को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, और उनके नीचे जॉयस और हॉपर मशीन को बंद कर देते हैं। लेकिन हॉपर धमाके में गायब हो जाता है
बायर्स परिवार हॉकिंस छोड़कर चला जाता है और 11 को भी अपने साथ ले जाता है। गेट एक बार फिर बंद हो गया है, लेकिन रूस में कहीं सैनिक एक कैदी का जिक्र करते हैं। वो अमेरिकन नहीं और एक पकड़े हुए डेमोगोर्गन को खाना खिलाते हैं। 8 महीने बाद 1986 में कहानी आगे बढ़ती है। जॉयस, 11, विल और जोनाथन अब कैलिफोर्निया में रहते हैं, जबकि हॉकिंस में एक नई शैतानी ताकत उभरती है। टीनेजर्स भयानक तरीकों से मरने लगते हैं। हड्डियां बीच हवा में टूट जाती हैं, आंखें सफेद पड़ जाती हैं। कातिल का नाम है वेकना, जो अपसाइड डाउन का एक शक्तिशाली साइकिक है। हॉकिंस में मैक्स अभी भी बिली के गम में है और उसे भी डरावने विजन्स दिखने लगते हैं। जब वेकना उसे अपना निशाना बनाता है, तो म्यूजिक उसकी जान बचाता है, जो शायद इस शो का सबसे शानदार सीन है। माइक, डस्टिन, लुकास, नैन्सी और नया कैरेक्टर एडी मुनसन, जो हेल फायर क्लब का लीडर है, को एहसास होता है कि वेकना के सभी पीड़ितों का कोई न कोई ट्रॉमा रहा है। इस बीच हमें पता चलता है कि हॉपर वाकई जिंदा है। वह रूस में कैद है और क्रूर लड़ाइयों में डेमोगोर्गन्स से लड़ रहा है। जॉयस और मरे उसे बचाने के लिए विदेश जाते हैं। फ्लैशबैक के जरिए 11 को पता चलता है कि वेकना असल में हेनरी क्रील था। वह पहला बच्चा था जिस पर ब्रेनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो नंबर 11 है और वह नंबर 1। असल में 11 ने ही उसे सालों पहले अपसाइड डाउन में भेजा था, जहां वह उस मॉन्स्टर में बदल गया जो अब हॉकिंस को परेशान कर रहा है। ग्रुप एक आखिरी लड़ाई के लिए बंट जाता है। एडी गिटार बजाकर मॉन्स्टर्स के झुंड को अपनी तरफ खींचता है और खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी सब बच सकें। मैक्स वेकना से लड़ते हुए मर जाती है और 11 उसे वापस लाती है, लेकिन वह बस मुश्किल से जिंदा है। हॉपर अपनी कैद से भाग निकलता है और आखिरकार जॉयस से मिल जाता है। लड़ाई खत्म होती है, लेकिन हॉकिंस दोनों दुनियाओं के बीच दरारें पड़ने से फट गया है। राख बर्फ की तरह गिर रही है। वेकना अभी भी जिंदा है और हॉकिंस के लिए जंग अब भी शुरू हुई है।